हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक हिंदी चारों पार्ट के आधार पर जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको कराता हूँ। ठीक हो गया? तो ज़रूर जो नए बच्चे जुड़े होंगे वो उन चार पार्टों को ज़रूर देखना। ठीक हो गया? उसी के आधारित पर आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक हो गया? तो जिन्होंने भी पढ़े होंगे उनको तो इजी लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और उसके बाद आपको भी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आपको बहुत इजी लगेंगे। क्लियर? लेकिन जो नए होंगे तो कृपया ज़रूर उन वीडियोस को देखें। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन आज मैं आपके लिए जीके के भी लाया हूँ। ठीक हो गया? क्योंकि बहुत से बच्चों का 23 जुलाई को पेपर है बीएड का, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो पहला क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था तो आपने ध्यान रखना है, बहुत से क्वेश्चन आज आपने मौखिक सुनने हैं, क्योंकि मैंने ये बेसिकली आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में कराए हैं। ठीक हो गया? तो फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की जो छोटी इकाई कहलाती है वो कहलाती है वर्ण। आगे सुन में। ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या कहलाती है। तो आपने ध्यान रखना है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। क्लियर? और अगला आपने ध्यान रखना है कि भाषा की पूर्णतम इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की पूर्णतम इकाई कहलाती है वाक्य। क्लियर? नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, जो हिंदी भाषा है आपने ध्यान रखना है कि यह फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी है अपने आप में, यह अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। ठीक हो गया? और आपने ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो भाषा का उल्लेख है ये भाग 17, 8वीं अनुसूची और आर्टिकल 343 से 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि उपभाषाओं की संख्या 5 थी। ठीक हो गया? और बोलियों की संख्या कितनी थी? 18। क्लियर? उसके बाद बात करूं मैं कि मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो थी 14। ठीक हो गया? उसके बाद 8 अन्य भाषाएं जोड़े गए, और उसके बाद वर्तमान में कुल भाषाओं की जो संख्या है वो है आपकी 22। ठीक हो गया? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद जो हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। क्लियर? आगे सुनना है। ठीक? उसके बाद आपने ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये है कौरवी। ठीक हो गया? अगला है जयपुरी बोली का अन्य नाम। तो आपने ध्यान रखना है ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी। जयपुरी जो बोली है अपने आप में ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया? तो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक हो गया? लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया? तो आपने ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का विकास, जो पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी है, इसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसका विकास जो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक हो गया? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से। ठीक हो गया? बिहारी का मागधी अपभ्रंश से, और जो पहाड़ी है ये है खस अपभ्रंश से। क्लियर? आगे समझ में? तो ध्यान रखना है आपने, ये पॉइंट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि की भी अपनी लिपि होती है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। क्लियर? नेक्स्ट अगला जो आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है 7 जून 1955, 1955 में। ठीक हो गया? जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीजी खैर। ध्यान रखना है आपने। ठीक हो गया? कौन थे जिसके प्रथम अध्यक्ष? बीजी खैर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक हो गया? आगे सुनना। ठीक? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली मुख्य बोली कौन सी है। ठीक हो गया? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है मुख्य बोली कौन है? ब्रज भाषा।
कौन है? ब्रजभाषा। और इसे पौराणिक में सूरसेन नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रजभाषा को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना आपने, सूरसेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो आपने ध्यान रखना है, महावीर स्वामी देते हैं किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध देते हैं अपने आप में पाली भाषा में। क्लियर? ध्यान रखना आपने। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर थे 24, और जो 24वां स्थान था वो था महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी को अपने आप में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर? ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया? क्लियर? उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने ध्यान रखना है 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा आपके लिए जीके के क्वेश्चन लाया हूं मैं, तो थोड़ा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास जीके का कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखना है आपने, भारत रत्न। तो भारत रत्न की जो शुरुआत होती है ये होती है 1954 में। कब होती है? 1954 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान रखना है, कैसा सम्मान है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसकी शुरुआत 1954 में हुई। और 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये अपने आप में 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। ठीक हो गया? सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक हो गया? दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक हो गया? और जो तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे सीवी रमन। ध्यान रखना है आपने, कौन व्यक्ति थे? सीवी रमन। ठीक हो गया? तो आपके लिए अगर क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम भारत रत्न से किस व्यक्ति को नवाजा गया, तो ये जो नवाजा गया वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मिलता 1954 में तीनों को है, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये अपने आप में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में प्रथम भारत रत्न से नवाजा गया। क्लियर? नेक्स्ट, आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया, कि जो भारत रत्न है, ठीक हो गया, इसे कौन देता है? तो आपने ध्यान रखना है इसको भारत का राष्ट्रपति देता है, लेकिन किसके परामर्श पर? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ध्यान रखना है आपने, ठीक हो गया। सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, और देता कौन है? राष्ट्रपति देता है। ठीक हो गया। और आपने एक और पॉइंट भारत रत्न से ध्यान रखना है कि भारत रत्न ओनली 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ध्यान रखना है आपने, ठीक हो गया। आप 3 से ज्यादा, ठीक हो गया, 3 से अधिक व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया जाता है, इसका एक फैक्ट है। ठीक हो गया। अगला आपने भारत रत्न से अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो मैंने कहा 1954, और पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अब आपने ध्यान रखना है कि भारत रत्न को बीच में बंद किया गया, तो आपने ध्यान रखना है 1977 अर्थात 1977 में देश में कुछ आंतरिक गड़बड़ियां आ गई थी, जिसके कारण भारत रत्न को बंद किया गया, और पुनः भारत रत्न को स्टार्ट किया जाता है 1980 में। 1980 में भारत रत्न को पुनः शुरू किया जाता है, और 1980 में जब शुरू होता है भारत रत्न, तो उस टाइम किसको दिया जाता है पहला भारत रत्न? तो आपने ध्यान रखना है मदर टेरेसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। बस आपने यहां पे थोड़ा एक और पॉइंट मदर टेरेसा से ध्यान रखना है। 1979 बोला जाएगा तो मदर टेरेसा को नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ठीक 1 साल बाद मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा गया।
क्लियर? आगे समझ में? तो आपने सारे पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक हो गया, कि शुरुआत 1954 में होती है, उसके बाद 1977 में इसको बंद किया जाता है, ठीक हो गया, उसके बाद 1980 में इसे पुनः शुरू किया जाता है, और पुनः शुरू करने के बाद ये जो मिलता है वो मिलता है मदर टेरेसा को, ठीक हो गया। अब कुछ भारत रत्न जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट महान व्यक्तियों को, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया। 1954 आपने ध्यान रखना है कि किसे दिया गया था, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया, लेकिन आपने जो मेन ध्यान रखना है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूं सीवी रमन पे। तो सीवी जो रमन है, ठीक हो गया, इनको नोबेल मिला था, ध्यान रखना, भौतिकी के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक हो गया। तो भौतिकी क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला था 1930 में, ठीक हो गया। लेकिन बहुत से बच्चों को क्या रहता है कि नोबेल से फेमस है सीवी रमन, ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है सीवी रमन को 1954 में तो भारत रत्न दिया गया, और 1930 में इनको भौतिकी में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? तो थोड़ा आपने पॉइंट भी ध्यान रखना है, जो क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक हो गया, और पूछे भी गए हैं, ठीक हो गया। तो इसीलिए आपने ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि नोबेल तो इसको 1930 में मिला था और भारत रत्न 1954 में। क्लियर? आगे सुन में, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं हमारे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 1955 की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक हो गया, इन्हें 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1962, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक हो गया। उसके बाद बात करूं मैं 1963, ठीक हो गया, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक हो गया, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक हो गया। तो जाकिर हुसैन को 1963 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 1971, तो आपने ध्यान रखना है 1971 में किसे दिया गया था, इंदिरा गांधी। आगे सुन में, किसे दिया गया था, इंदिरा गांधी, ठीक हो गया। उसके बाद 1980 मैंने आपको बता ही दिया है कि 1980 में किसे दिया गया था, तो आपने ध्यान रखना है 1980 में जो भारत रत्न दिया गया वो दिया गया था मदर टेरेसा को, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है 1983, और ये किसे दिया गया था, विनोबा भावे। ध्यान रखना है विनोबा भावे, इनको 1983 में भारत रत्न दिया गया। और आपने ध्यान रखना है इनसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन, 1958 विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया, ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे विनोबा भावे, जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 1958 में नवाजा गया, ठीक हो गया। और इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल, ठीक हो गया। तो विनोबा भावे से आपने ध्यान रखना है। क्लियर? आगे सुनना है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1997 की, किसकी बात करूं मैं, 1997 की, तो 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक हो गया। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे, आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2001 में मिलता है लता मंगेशकर, इसको मिलता है लता मंगेशकर को 2001 में जो मिलता है वो मिलता है भारत रत्न, ठीक हो गया। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपने सुने होंगे इनके गाने, काफी मधुर आवाज थी इनकी, ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। क्लियर? आगे सुनना है। उसके बाद 2001 के बाद आपने ध्यान रखना है 2009 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया, ठीक हो गया। संगीत के क्षेत्र में ध्यान रखना है, भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न दिया गया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2014, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, 2014 में पहले क्रिकेटर, ध्यान रखना, वो थे
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक हो गया, ध्यान रखना आपने। 2014 में इन्हें सबसे कम उम्र के लिए, ठीक हो गया, सबसे कम उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया था और पहले क्रिकेटर हैं ये, ध्यान रखना है आपने। और सबसे कम उम्र, और उम्र कितनी थी इनकी, 40 वर्ष में। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 40 वर्ष में भारत रत्न सम्मान पाना, आगे समझ में, एक देश के लिए बड़ा गौरव है। ठीक हो गया, तो आपने ध्यान रखना है इनके बारे में कि 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक हो गया, आगे सुन में। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2015 में, तो 2015 में मिला था मदन मोहन मालवीय को। ठीक हो गया, किसको मिला था, मदन मोहन मालवीय, क्लियर। और 2019, ठीक हो गया, प्रणब मुखर्जी, इंपॉर्टेंट, मिला 2 अन्य को भी था, लेकिन आपने ध्यान रखना है प्रणब मुखर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, आगे सुन में। अभी तक जो भारत रत्न दिया गया है, ठीक हो गया, 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक हो गया, तो आपने ध्यान रखना है, जिसमें से आपने ध्यान रखना है 5 महिलाएं ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, और 14, ध्यान रखना है 14 भारत रत्न ऐसे हैं जिन्हें कैसे दिया गया है, मरणोपरांत। मरणोपरांत का अर्थ ये होता है कि मरने के बाद जो भारत रत्न दिया जाता है उसे कहा जाता है मरणोपरांत। मरणोपरांत से आपने एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक हो गया, मरणोपरांत से आपने एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। इस टाइम एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, ध्यान रखना है। ठीक हो गया, इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक हो गया, तो आपने ध्यान रखना है 1966 है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से नवाजा जाता है। ठीक हो गया, आपने ध्यान रखना है पहला मरणोपरांत भारत रत्न जो मिलता है वो मिलता है लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ध्यान रखना है 1991 में राजीव गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक हो गया, राजीव गांधी को भी 1991 में कैसा मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया, एक दिन स्पेशली भारत रत्न को तरीके से समझाया जाएगा। ठीक हो गया, आज थोड़ा समय कम है और समय के हिसाब से चलना पड़ रहा है, तो आपने जितने भी पॉइंट सुने हैं कृपया इनको जरूर नोट करें। ठीक हो गया, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। तो आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रमंडल की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन। कहाँ है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, लंदन। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, तो 1926 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर, नेक्स्ट अगला है भारतीय मौसम वेधशाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। ठीक हो गया, तो बात करूं मैं वेधशाला की। ठीक हो गया, आगे सुनना है। तो मौसम से रिलेटेड आपने 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो आपके पास पूछा है भारतीय मौसम वेधशाला, तो भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे अर्थात महाराष्ट्र में। ठीक हो गया, और अगर बोलेगा भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान की बात करेगा अगर, तो आपने आंसर देना है नई दिल्ली। कहां है, नई दिल्ली। तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे और भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान ये है आपका नई दिल्ली। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। किसकी स्थापना कब हुई, ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक हो गया, बात करूं मैं ब्रिक्स की तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है, ध्यान रखना है। जब शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी तो मात्र ये 4 देश थे, BRIC, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक हो गया,
तो अगर स्थापना की मैं अगर बात करूं तो आपने ध्यान रखना है और जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत से बुकों में अलग अलग आंसर हैं इसके, तो आप भी इस टॉपिक को जरूर देखना। अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, एक संघ बनाया गया था, मैंने कहा, ठीक हो गया, 2006 में, ठीक हो गया, और ये अपने आप में कहां बनाया गया था, न्यूयॉर्क में, ठीक हो गया। तो 2006 में अगर मैं बात करूं, न्यूयॉर्क में इन 4 देशों का एक संगठन बना था 2006 में, ठीक हो गया, और इसकी पहली बैठक 2009 में होती है रूस में, ठीक हो गया। आगे सुन में, और एक क्वेश्चन आपके लिए, जो एस शब्द जुड़ा, एस का अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना है आपने। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कब किया गया, तो आपने ध्यान रखना है इसे शामिल किया गया 2010 में। कब शामिल किया गया था, 2010 में। क्यों ये संगठन बना होगा, तो आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, सैन्य क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को, ठीक हो गया, अपनी गतिविधियों को एक बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया था ब्रिक्स। आगे सुनना, तो आपने ध्यान रखना है इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान रखना और जरूर कमेंट करके बताना। कई बुकों में 2009 इसकी स्थापना देते हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखना और चेक कर लेना, ठीक हो गया। तो बहुत से बुकों में 2009 है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो इसकी स्थापना का श्रेय 2006 में बैठक होती है न्यूयॉर्क में, और उसके बाद इसका प्रथम सम्मेलन 2009 में होता है रशिया में। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीर जो भूमि है यह है राजीव गांधी की, ठीक हो गया, किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी की। क्लियर। नेक्स्ट अगला है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा पुरस्कार, कलिंग। तो जो ये कलिंग पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। बात करूं मैं कलिंग के साथ एक और पुरस्कार है भटनागर, इंपॉर्टेंट, ये भी सेम कंडीशन है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग की जो शुरुआत मानी जाती है ये मानी जाती है 1952, और भटनागर की जो शुरुआत मानी जाती है ये मानी जाती है 1957। क्लियर। तो कलिंग और भटनागर दोनों ही विज्ञान क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जननायक उपनाम किसका है, तो आपने ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड है, ठीक हो गया। तो 3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है यहां से। एक है आपके पास जननायक, एक है आपके पास लोकनायक, और एक है आपके पास लोकमान्य। क्लियर। तो जननायक जो उपनाम है यह है कर्पूरी ठाकुर का, इसका है कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक जो उपनाम है यह है जयप्रकाश नारायण, इसका है जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना है आपने। और जो लोकमान्य उपनाम है यह है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, जननायक, लोकनायक और लोकमान्य। क्लियर। तो ये नोट कर लेना, पक्का एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक हो गया। अब पूछा ही पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला है, रंगोली कहाँ की लोक कला है, ठीक हो गया। तो रंगोली जो लोक कला है ये है कहाँ की, महाराष्ट्र की, ध्यान रखना है आपने। रंगोली लोक कला कहाँ की है, महाराष्ट्र की, ठीक हो गया, रंगोली लोक कला महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला है कुचिपुड़ी लोक नृत्य, तो जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये है आंध्र प्रदेश। कहाँ की है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक हो गया। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, अंडों की टोकरी, उपनाम है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक हो गया। कहाँ है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से आपने, ठीक हो गया, मध्य प्रदेश से आपने ध्यान क्या रखना है कि सर्वाधिक बाघ है यहाँ, सर्वाधिक बाघों की संख्या,
क्या है? सर्वाधिक बाघों की संख्या। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक हो गया? तो आपने ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे सुनना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट अगला है थल सेना के कमांड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, थल सेना के कमांड। तो अगर मैं बात करूं कमांडो की, थल सेना, जल सेना और नौसेना, यहां से कमांड पूछे जाते हैं कि इसके कितने कमांड है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, थल सेना और जल सेना के, तो इनके कमांडो की संख्या है 7। ठीक हो गया? और नौसेना में जो कमांडो की संख्या है वो है 3। क्लियर? आगे सुनना है, ध्यान रखना है आपने। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो कैंसर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। ध्यान रखना है आपने, 4 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो विश्व कैंसर दिवस। ठीक हो गया? अगर मैं 15 जनवरी की बात करूं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। अगर मैं 9 जनवरी की बात करूं तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है इसके उपलक्ष्य में, ध्यान रखना आपने, ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक हो गया? गांधी जी का आगमन होता है। ठीक हो गया? कब? 1915 में। ठीक हो गया? इसीलिए अफ्रीका से जब गांधी भारत आ रहे थे तो वो 9 जनवरी की डेट थी, तो 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक हो गया? तो 4 फरवरी कैंसर दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। ठीक हो गया? और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अगला है ग्रीन बुक दस्तावेज। देखो क्वेश्चन आता है, ग्रीन बुक दस्तावेज किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ध्यान रखना है, कौन सा? ग्रीन बुक। ग्रीन से अगर मैं बात करूं, ई से इटली और ई से ईरान। तो इटली और ईरान देश की जो ग्रीन बुक दस्तावेज है वो कहां की है? इटली और ईरान की। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक हो गया? आईटीबीपी, इसकी स्थापना होती है 1962 में। ठीक हो गया? उसके बाद बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1965। ठीक हो गया? आगे सुनना है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए? उल्टा झंडा। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगर क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो अगर उल्टा होगा तो ये आएगा आपके लिए किसका प्रतीक? संकट का प्रतीक। और अगर झुका हुआ झंडा आएगा तो ये आएगा आपके लिए किसका प्रतीक? शोक का प्रतीक। किसका प्रतीक? शोक का प्रतीक। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला। तो अगर मैं बात करूं किसकी? पर्वतमाला से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? पर्वतमाला से सबसे पुरानी, सबसे नई, नवीन और सबसे लंबी। ठीक हो गया? अगर पुरानी की बात करूं मैं तो ये है अरावली। ठीक हो गया? अगर नवी की बात करूं मैं तो ये है हिमालय। ठीक हो गया? और अगर लंबी की बात करूं मैं तो ये है आपकी एंडीज, जो कि कहां है? दक्षिण अमेरिका में। कहां है? दक्षिण अमेरिका। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है। क्लियर? इसको होकर पॉज।
वहाँ पाउच, हाँ ऊपर इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान। ध्यान रखना है आपने, किसके लिए? वीरता के लिए। तो वीरता के लिए जो सर्वोच्च सम्मान है वो है कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। ध्यान रखना है, वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान है, तो वीरता में जो दिया जाता है वो है आपके लिए परमवीर चक्र। ठीक हो गया? ध्यान रखना आपने। परमवीर चक्र जो वीरता का प्रमुख सम्मान माना जाता है, पहला। उसके बाद आता है महावीर चक्र, दूसरा। ठीक हो गया? और तीसरा आता है वीर चक्र, तीसरा। तो वीरता की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रथम पुरस्कार माना जाता है वीरता में, परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, और तीसरा आता है आपका वीर चक्र। क्लियर? आगे सुनना है। अगला नेक्स्ट चलते हैं, फ्लाइंग सिख उपनाम। फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इनका उपनाम है मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा नाम से भी फेमस है, ध्यान रखना है। ठीक हो गया? तो फ्लाइंग सिख उपनाम है किसका? मिल्खा सिंह का। ठीक हो गया? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने ध्यान रखना है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। किसको जाना जाता है? पीटी उषा को। ठीक हो गया? बाबू उपनाम किसका है? कंफ्यूज मत होना, एक है आपके पास बापू और दूसरा है आपके पास बाबू। अगर बोलेगा बापू तो बापू तो थे महात्मा गांधी, लेकिन क्वेश्चन आएगा बाबू, तो बाबू जो उपनाम है ये है जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम। कंफ्यूज मत होना। क्लियर? आगे सुनना। नेक्स्ट है आपके लिए, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? कौन सा स्टेडियम? ब्रेबॉर्न। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है मुंबई में, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में। क्लियर? और वानखेड़े भी कहाँ है? मुंबई में। ठीक हो गया? तो अब आपने ध्यान रखना है, फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली में स्थित है, ठीक हो गया, इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपने कि फिरोजशाह कोटला जो मैदान है वो दिल्ली में स्थित है और इसका जो नया नाम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। क्लियर? आगे सुनना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत फेमस, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, विगत काफी वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक हो गया? शिव कुमार शर्मा का संबंध। किसका? शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक। ध्यान रखना है, किससे है? संतूर वादक से, शिव कुमार शर्मा का। ठीक हो गया? अगला नया जो क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, ध्यान रखना है। तो अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक मकबरा पूछा जाता है। अगर आपके लिए क्वेश्चन बोले कि अकबर का मकबरा, तब आपने ध्यान रखना है सिकंदराबाद। अगर क्वेश्चन बोला जाए हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। अगर बोलेगा शेरशाह सूरी का मकबरा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में।